बताइए, क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली क्लास तो कल ही थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ठीक। मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय था, आप देखोगे कि हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ था। फिर इसमें हमने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया था, मध्य प्रदेश का उपनाम, कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से उपनाम से जानते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल प्लस विस्तार, ये पढ़ लिया था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की अक्षांशीय प्लस देशांतर स्थिति। कल यहां तक पहुंच गए थे सामान्य परिचय में। अभी बहुत सारे पॉइंट है। अभी तो हम जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य प्लस जिले ये पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है। सामान्य परिचय के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के जननांग की आंकड़े पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, ठीक है। अभी सामान्य परिचय में हमको इतना पढ़ना है, अभी तो केवल हमने, तो एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। बैठो, जल्दी बैठो, आओ। कल आए थे ना आप लोग? हाँ, चलिए बैठिए। अब देखिए, ध्यान से समझिए, एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने बात की थी किसकी? निर्माण की। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का निर्माण दो रूपों में हुआ है। कितने रूपों में हुआ है? दो रूपों में। एक निर्माण होता है भौतिक निर्माण। कौन सा निर्माण? भौतिक निर्माण, ठीक है। और एक होता है राजनीतिक गठन। कौन होता है? राजनीतिक गठन। तो कल हम लोगों ने, मैंने लिखवाया भी था आपको कि भौतिक रूप में मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना भूमि का भाग है। क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो विशाल स्थल खंड भाग था, मैंने आपको बताया था, वह दो भागों में टूटा। उत्तरी वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और निचले वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से फिर अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। अब देखो, हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना, और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही हमारा कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। यानी कि आप देखोगे भारत का ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही हमारा कौन आता है बताइए? मध्य प्रदेश आता है। कल बताया था मैंने आपको, पूरी कहानी सुनाई थी इसकी, बस रिवीजन करवाऊंगा। दूसरा में तो भौतिक रूप में जब भी आए तो क्या लगाओगे? गोंडवाना भूमि। मध्य प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना भूमि से। गोंडवाना भूमि से क्या बना है? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन आता है? हमारा मध्य प्रदेश आता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था निर्माण में मध्य प्रदेश का राजनीतिक गठन। कौन सा गठन? राजनीतिक। तो मैंने आपको बताया था कि आज ये मैप लगा हुआ है और इस मैप पे आप देखते हो बीच में हमारा एमपी बना हुआ है। और तो मैंने बताया था कि ये जो आज आप मध्य प्रदेश देखते हो, ये मध्य प्रदेश भारत भूमि पर 1 नवंबर 1956 को बना। कब बना बताइए? 1 नवंबर 1956 को बना। उससे पहले मध्य प्रदेश नामक कोई भी राज्य नहीं था। भूभाग तो थे, पर ऐसा मध्य प्रदेश नामक राज्य नहीं था। आज आप भारतवर्ष पर जो मध्य प्रदेश देखते हो, ये 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर बना है। किस पर बना है? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और 4 भूभागों से मिलकर बना है। कितने भूभागों को? 4।
जिनमें पहला था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, दूसरा था मध्य भारत, तीसरा था भोपाल और चौथा विंध्य प्रदेश। इन चारों को जोड़ा गया और इन चारों को जोड़ के 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस क्लास हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक भूभाग है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये विंध्य प्रदेश, ये मान लो भोपाल है ना, ये मान लो मध्य भारत। तो इन सब को एक करके मध्य प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है ना। तो राजनीतिक रूप में मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। किस आयोग की सिफारिश पर, फजल अली आयोग की। कितने भूभागों को मिलाकर, 4, बता दिया था मैंने। अभी सामान्य परिचय चल रहा है, आगे सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो पहला पॉइंट हुआ कौन सा आपका, निर्माण। फिर हमने दूसरा पॉइंट सामान्य परिचय में पढ़ा मध्य प्रदेश के क्या, उपनाम। आज जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश एक ऑफिशियल नाम है, एक प्रशासनिक नाम है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया। कब दिया था, 1 नवंबर 1956 को, जब ये गठन हुआ। तब कई सारे भूभाग मिलाकर गठन हुए, तो सवाल हुआ कि भाई इसका क्या नाम दिया जाए, तो इसका नामकरण किया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि देश के कहां पर स्थित है, आपके मध्य में स्थित है। ऐसा भूभाग जो देश के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मध्य प्रदेश पड़ गया। समझ गए बात को, जीएल। उसके बाद आज तुम देखोगे तो हमारे मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश, बीच में स्थित है इसीलिए क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश। आप देखोगे लघु भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु भारत। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार भारत एक बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला राज्य है, जिस प्रकार भारत में कई सारी जनजातियां, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिस प्रकार भारत में भौगोलिक विविधता है, इसी प्रकार की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, लघु भारत। तो लघु भारत मध्य प्रदेश को बोला जाता है। उसके बाद आज आप देखो वर्तमान में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोया, क्योंकि लास्ट 30 सालों से सोयाबीन के उत्पादन में हम क्या है, अग्रणी हैं। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सोयाबीन का उत्पादन किस स्टेट में हो रहा है, मध्य प्रदेश में होता है। तो क्या बोला जाता है, सोया प्रदेश। इसके अलावा एमपी को टाइगर स्टेट, क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, एमपी में। 785 बाघ है। कितने बाघ है, 785। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना। इसीलिए क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीरा, कोहिनूर स्टेट, हीरा प्रदेश। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा डायमंड का प्रोड्यूस कहां से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पन्ना। क्या है, पन्ना। वहां पूरे भारत सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक जिला है। तो वहां पर बेसिकली क्या है, कुड़प्पा और किम्बरलाइट चट्टानें हैं। तो वहां से बिजावर श्रेणी से हीरा बहुत मिलता है। आप देखोगे कि पन्ना है, छतरपुर में भी एक क्षेत्र है बक्सवा, वहां पर भी आप देखोगे कि हीरे का जो है उत्खनन किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश को वन प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वन प्रदेश। क्यों कहते हैं, कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश में है। कल बताया था मैंने आपको, है ना, कि वन क्षेत्र 77,492 वर्ग किलोमीटर पर क्या पाए जाते हैं, वन। सबसे ज्यादा एमपी में साल और सागौन, सागौन और साल के वन मिलते हैं। किसके, सागौन और साल के वन मिलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये इसीलिए मध्य प्रदेश को वन प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश, जनजातीय। क्यों कहते हैं जनजातीय प्रदेश, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। 1,53,16,784, 1,53,16,784 अनुसूचित जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां, पहले नंबर पर है भील, दूसरे पर है गौड़ और तीसरे पर है कोल। कौन कौन सी बोल के बताओ, भील, गौड़, कोल, 3 सबसे बड़ी जनजातियां। तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनजातियां होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, जनजातीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेशों में गिद्ध की संख्या ज्यादा है, मध्य प्रदेश में चीताओं की संख्या ज्यादा है, मध्य प्रदेश में लोमड़ी की संख्या ज्यादा है। तो गिद्ध प्रदेश, लोमड़ी प्रदेश, है ना, इन सब नामों से जाना जाता है।
एक और मध्य प्रदेश का नाम मिलता है जिसका नाम है नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? नदियों का मायका। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलकर नदियां विभिन्न राज्यों में चली जाती हैं और हमारे यहाँ पर नदियां चारों दिशाओं में बहती हैं, स्वतंत्र रूप में बहती हैं और अन्य राज्यों में चली जाती हैं। इसीलिए जैसे कि होता है ना, एक लड़की की शादी हुई फिर वो दूसरे के घर चली जाती है, ऐसे निकलते हमारे यहाँ से हैं लेकिन लाभ अन्य राज्यों को पहुंचा रही है ज्यादा मात्रा में। इसीलिए क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। और मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है ना, भू आवेष्टित राज्य। कैसा राज्य है? भू आवेष्टित। चारों ओर से देखो भूमि से घिरा है, ना तो किसी समुद्र को स्पर्श करता है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो कोई हमारे अंदर कोई तटीय क्षेत्र नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। दैट्स वाई मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। तो ये वाला सेक्शन हमने पढ़ा था, पूरा मैंने बनवा भी दिया था अच्छे से। मध्य प्रदेश का क्या उपनाम, समझ गए? उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा था बताइए? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एवं क्या विस्तार। तो आप देखो, कल मैंने डायग्राम बना के बताया था। मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605। कितनी है? 605। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। और सबसे उत्तरी जिला हमारा मुरैना है। सबसे दक्षिणी कौन सा था? बुरहानपुर। सबसे पूर्वी मतलब सबसे पश्चिमी कौन सा है? अलीराजपुर। और सबसे पूर्वी कौन सा है? सिंगरौली। समझ रहे बात को? ये कल सब करवा दिया था। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल के मामले में हम दूसरे सबसे बड़े राज्य हैं। हमसे ऊपर कौन है? राजस्थान। भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो हम कौन से नंबर पर आते हैं? दूसरे नंबर पर। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, कौन है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का 9.38% है। भारत का कितना परसेंट है बोलो? 9.38%। जैसे कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। मान लो कि भारत अपने आप में 100% है, ठीक है। अब 100 में से आप देखोगे 9.5% लगभग, क्योंकि 9 पॉइंट कितना है? 38%। तो लगभग हम मान रहे हैं कि 9.5% एरिया कौन घेरता है? हमारा मध्य प्रदेश घेरता है। सोचो कितना बड़ा हिस्सा है। हमसे बड़ा केवल कौन है? राजस्थान। बृहद क्षेत्र। जबकि छत्तीसगढ़ हमसे क्या हो गया है? अलग हो गया है। नहीं तो आप देखोगे 1956 से लेकर और 2000 तक हम सबसे बड़े राज्य थे, हमसे बड़ा कोई राज्य नहीं था। लेकिन क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और एक मध्य प्रदेश से नया राज्य बन गया जिसका क्या नाम था? छत्तीसगढ़। तो अब हम कौन से नंबर पर आने लगे हैं? दूसरे नंबर पर आने लगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्षेत्रफल और कौन सा आपका विस्तार। फिर हम आ गए थे कहां पर? अक्षांशीय स्थिति पर। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति। शायद लिखा दी थी ये भी मैंने, चेक करो, करवा दी थी ना? फिर भी देख लो एक बार। देखो, तो मैंने आपको बताया था अक्षांशीय स्थिति में कि यहां पर है बुरहानपुर। इंग्लिश में बना दे रहा हूं, आप समझ लेना, वैसे कल करवा दिया था। यहाँ ये वाला सेक्शन है बुरहानपुर। कौन सा है बताओ? और ये है मुरैना। कौन सा है? मुरैना सबसे ऊपर। और मैंने बताया था कल आपको कि अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति हम लोगों ने देखी थी वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है ना, बोलो कब तक? उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं इसीलिए सारे अक्षांश कैसे होंगे? उत्तरी अक्षांश। तो कभी भी आपको मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति बतानी है तो आप बोलोगे, क्योंकि 0 से आगे बढ़ते हैं, नीचे भूमध्य रेखा 0 होगी, 0 1 2 3 4, तो बुरहानपुर वाला हिस्सा आएगा कितना? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इतने अक्षांशों के मध्य में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि हमारे मध्य प्रदेश से एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, जो हमारे बीचों बीच से होकर निकलती है, कर्क रेखा, ठीक है ना। ये कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। ये मध्य प्रदेश के 14 जिले, कितने जिले? 14 जिले और 5 संभाग, कितने संभाग? 5 संभाग से गुजरती है। और आपको मालूम है 21 जून, कौन सा? 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पर चमकती हैं? कर्क रेखा पर। और ये 21 जून वाला जो दिन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो कहां तक लिख लिया था? अब मुझे बताओ, यहीं तक चल रहे थे हम, कहीं आसपास? कर्क रेखा हो गई थी, तो अब कर्क रेखा लिखा दी थी मैंने। जैसे मान लो 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाए कर्क रेखा, तो आप बताओगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ध्यान रखना। और यह मध्य प्रदेश के कितने? 5 संभाग और 14 जिलों से होकर निकलती है। और 21 जून को सूर्य कहां चमकता है? कर्क रेखा पर। अब यहां तक पढ़ा दिया था, अब यहां से आगे चलना है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि कर्क रेखा हमारे कितने संभाग से निकल रही है? 5। कितने जिलों से निकल रही है? 14। अब इसको तैयार करना है, देखो ध्यान से, जो मैं बना रहा हूं अब यहां से नोट डाउन करते चलना सब। देखो कर्क रेखा, ठीक है, आपको मालूम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे मध्य प्रदेश के 5 संभाग, कितने संभाग से होकर निकलती है? 5 संभाग से निकलती है। अब 5 संभाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले उज्जैन संभाग से निकलती है, ठीक है। दूसरा आप लोग देखोगे भोपाल संभाग से निकलती है। तीसरा आप देखोगे सागर संभाग से निकलती है, ठीक है। चौथा आप देखोगे जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग से निकलती है, ठीक है। और अंत में शहडोल संभाग, कौन से संभाग से निकलेगी? शहडोल संभाग से निकलेगी, ठीक है। कितने संभाग से निकल रही है? 5। अब देखो संभागों के अंतर्गत जिले आते हैं, आपको मालूम है 3 या 3 से अधिक जिलों को मिलाकर क्या बनता है? संभाग बनता है। संभाग जिलों से बड़ी प्रशासनिक इकाई है, और संभाग का प्रमुख संभाग आयुक्त होता है। कौन होता है? संभाग आयुक्त, जिसको कमिश्नर कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, कितने हैं? 10। तो कितने कमिश्नर होंगे? 10 कमिश्नर होंगे, समझ रहे हो बात को? तो आप देखोगे अब उज्जैन संभाग, वैसे तो उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं, किंतु कर्क रेखा केवल 3 ही जिलों से निकलती है। अब नंबर 1 कौन कौन से निकलेगी? देखो इसकी कौन कौन से, तो इसका रतलाम से निकलती है, इसका उज्जैन से निकलती है, ठीक है, और आगर मालवा से निकलती है। कौन सा जिला? आगर मालवा। तो बताइए उज्जैन संभाग के कौन कौन से कितने जिलों से निकल रही है? 3। नाम बोल के बताओगे कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। क्लियर हुआ? फिर दूसरा आप बताइए कहां पर है? भोपाल संभाग। अच्छा, भोपाल संभाग की खास बात मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। बोलो कितने हैं? 5। और सबसे अच्छी बात यह कि 5 से निकलती है। इन भोपाल संभाग के जिलों की सीमाएं ऐसी हैं कि अधिकतर एक पॉइंट पे सब मिल जाते हैं वो। तो आप देखोगे भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है भोपाल
जिसमें 5 जिले हैं और 5 जिलों से क्या निकल रही है, कर्क रेखा। जैसे राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, इन सब से निकलती। समझ गए? ध्यान रखना। तो इन सब से ये निकलेगी। अब आप देखो सागर संभाग, सागर संभाग में तो 6 जिले हैं, पर निकलती 2 से ये केवल, एक सागर और एक दमोह, बस 2 ही जिलों से निकलेगी। अब आते हैं जबलपुर। जबलपुर में तो 9 संभाग है, वो सॉरी 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9, लेकिन 9 से निकलती केवल 2 से ही है। नंबर 1 आप देखोगे तो एक तो निकलती है कटनी से और एक निकलती है जबलपुर से। ठीक है। और शहडोल संभाग में 3 जिले हैं, लेकिन निकलती 2 से है। पहला उमरिया और फिर शहडोल। शहडोल तो ये कर्क रेखा से, कर्क रेखा पर स्थित जिले, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। रतलाम, उज्जैन, सागर। ठीक है। हो जाएंगे यार? देखो ठंडे दिमाग से करोगे तो हो जाएंगे। तो कर्क रेखा की जिलों की हम बात करें, पहले लिख लो सब लोग आराम से, तब याद करेंगे। रतलाम से यहां से प्रवेश करेगी और उधर शहडोल से निकलेगी। ठीक है, चलो सबने बना लिए। चलो अब देखते हैं। अब बताओ रतलाम के कितने जिले, वो सॉरी उज्जैन संभाग के कितने हैं? 3। बोलते जाओ, क्रम से हैं ये सब। कौन कौन? पहला कौन सा है? फिर आगरमालवा। ठीक है, ये 3 याद हो गए। भोपाल के 5, ऐसे याद कर लेना। भोपाल के कितने हैं? 5 हैं। राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हो जाएंगे याद। फिर सागर के मात्र 2 हैं। कौन कौन से? सागर और दमोह। और जबलपुर के भी 2, हाँ जबलपुर के 2, कौन कौन से? कटनी, जबलपुर। और शहडोल के भी 2, कौन कौन से? उमरिया, शहडोल। ठीक है, थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। और ध्यान रखना, माही नदी इसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी इसको कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। काटती है, काटने का मतलब जैसे मान लो ये कर्क रेखा है, ठीक है, कुछ और मत समझ। अब ये माही नदी निकल रही है तो ऐसे इसको 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, माही नदी इसको कितनी बार काटती है? 2 बार। चलो आगे बढ़े। तो ये मध्य वो हो गई। अब देखते हैं देशांतर स्थिति। अगली हेडिंग बनाओ। ये अक्षांश स्थिति पढ़ ली उसमें। अब अगली हेडिंग देशांतर स्थिति। देशांतर स्थिति। अब समझो पहले ध्यान से देखो। मान लो कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। देखो अब आपको मालूम है, पहले देशांतर स्थिति के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। और पृथ्वी को आप देखोगे कि कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे मान लो ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और नीचे कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
और ये 0 डिग्री देशांतर ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में, 2 गोलार्धों में बांटता है। ये वाला गोलार्ध कौन सा होगा बताइए? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध होगा ये वाला। और ये वाला कौन सा होगा? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब मुझे बात बताओ कि जो देशांतर रेखा इस गोलार्ध में खींची जाएगी, ये, इन सभी देशांतर रेखाओं का क्या नाम होगा बताइए? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे इनको सबको? पूर्वी देशांतर। और इस साइड जो होंगी इनको क्या बोला जाएगा? पश्चिमी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब ये जो 0 डिग्री है ना, ये जो 0 हमने देखा था, ये लंदन से निकलती है, लंदन के ग्रीनविच से, पढ़ा होगा आपने, लंदन के ग्रीनविच से। और ये तो ये पूर्वी गोलार्ध में खींची गई को पूर्वी देशांतर बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी में खींची गई पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। अब हमारा भारत और एमपी इस एरिया में आता है, मान ले रहे हैं हम। कौन से गोलार्ध में आते हैं हम? पूर्वी गोलार्ध में। तो मुझे बताओ यहां पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, लगभग यहां से लेके यहां तक 180 इधर होती हैं और 180 इधर होती हैं। इसके बाद तो हमारे भारत में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, सारी की सारी देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर। तो एमपी में भी कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर। अब आप 0 से गिनते हैं, 0 से इधर चलते हैं, 0 से ऐसे जाओगे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो सबसे पहले यहां पर आएगी। और आपको मालूम है सबसे हमारा पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। कौन है बताइए? बताया था मैंने आपको, अलीराजपुर। तो हमारी हम में जो देशांतर रेखाएं होंगी वो ऐसे होंगी, मान लो ये ऐसे, बहुत सारी देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। अब सबसे लास्ट जिला कौन सा है? अलीराजपुर। तो जो अलीराजपुर से टकराती है वो टकराती है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये मिनट का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसे 100 मिनट हो जाएंगे तो एक देशांतर हो जाता है, ध्यान रखना। तो 74 के बाद कुछ कुछ पर है ये वाला अलीराजपुर। और यहां पर है सिंगरौली, यहां पर कौन है? सिंगरौली। तो सिंगरौली पर आता है हमारा 82 डिग्री 48 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। समझ रहे हो ना पूर्वी पूर्वी क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कौन से गोलार्ध में? पूर्वी। तो कोई भी, चाहे इसको ले लो, इसको कोई भी ले लो, सारे देशांतर कैसे होंगे? पूर्वी देशांतर। अब आपको जब भी मध्य प्रदेश की देशांतर स्थिति बतानी है तो आप बताओगे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। इतने देशांतर के मध्य में ही तो हमारा मध्य प्रदेश है। तो कभी भी आपसे पूछी जाए कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतर स्थिति बताइए, कौन सी स्थिति? देशांतर स्थिति। तो आप क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? यहां से बोलोगे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। इस इनके मध्य में हमारी ये, ठीक है। बना लो इसको या लिख लो या फोटो खींच लो, जो भी आपको करना है। और नोट्स बनाते चल रहे हो तो लिखते जाना। हाँ, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये मध्य प्रदेश की देशांतर स्थिति है। क्लियर हुआ ना? गुड। मैप सब लोगों को बनाना सीखना है, ध्यान रखना। मैप का महत्व रहता है, मैप बनाने का सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस बनाया करो, प्लस के चारों को। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगा। क्लियर हुआ ना यहां तक? तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी स्थिति हो गई? देशांतर स्थिति, सामान्य परिचय के अंतर्गत, ठीक है। चलो अब आगे अगली हेडिंग डालो सामान्य परिचय में। मध्य प्रदेश की जलवायु,
मध्य प्रदेश की जलवायु। फोटो ले लिया करो, घर बना लिया करो, लेट होते, ठीक है। बाकी ये इतना तो लिख लेना कि देशांतर स्थिति बराबर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी दिशा। हाँ, मध्य प्रदेश की क्या जलवायु। अब आप देखो कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, देखो ध्यान से, हमारा मध्य प्रदेश एक तो लैंड लॉक्ड है। कैसा है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है चारों ओर किससे घिरा हुआ है? स्थल से, ठीक है। और आप देखोगे मध्य प्रदेश की जलवायु, एक तो ये हमारा देश के बीचों बीच है, बीच में है। दूसरा भू आवेष्टिक है, ठीक है ना। तीसरा आप देखोगे कि इसमें जो वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है। किससे होता है? मानसूनी हवाओं से होती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112.5 सेंटीमीटर। बताइए कितनी है? 112.5 मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। और मध्य प्रदेश जो है उष्ण और उपोष्ण दो पेटियों में आता है, इसीलिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। बताइए अगर 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाए आपसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, बताइए क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब यही क्यों है? व्हाट इज द रीजन कि हमारी जो है शीत जलवायु नहीं है या हमारी उष्ण नहीं है, ऐसा क्यों है? दो चीजों से मिलकर बनी है हमारी जलवायु। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है? एक तो उष्ण कटिबंध और दूसरा कौन सा? मानसूनी जलवायु। ये जलवायु होने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से होकर निकलती है और सूर्य के सन्निकट होते हैं, तो हम तापीय पेटी में आते हैं। कौन सी पेटी में आते हैं? तापीय, जहां गर्मी ज्यादा होती है, तो इसीलिए उष्ण लगा दिया। तो उष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है जोन। कटिबंध का मतलब क्या होता है? जोन। जैसे मान लो एक जोन ये है ना, पूरी पृथ्वी को ऐसे 7 जोनों में बांटा गया है। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपके सर पढ़ाएंगे आपको कि हमारी पृथ्वी को 7 तापीय प्लस 7 जोनों में बांटा गया है। तो उनमें अलग अलग जोन होते हैं, 1 जोन, 2 जोन, है ना, उष्ण जोन, उपोष्ण जोन, शीत जोन, शीतोष्ण जोन, ऐसे कई जोन होते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश की अधिकतर उष्ण जोन में आता है। कौन से जोन में आता है? उष्ण। यानी हमारे यहाँ पर गर्मी तापीय पेटी में आते हैं हम यार, अति तापीय पेटी में आता है एमपी तो यार, क्योंकि कर्क रेखा है, गर्मी तुम देखोगे विध्वंस गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पर। इवन आप देखो कि गर्मी का टाइम पीरियड ज्यादा रहता है अन्य ऋतुओं की तुलना में, कंपैरिजन टू वर्षा और किसके में? आपके शीत ऋतु की तुलना में गर्मी जब, अब देखो अब आ जाए, मतलब हमारे यहाँ पर तुम एमपी में गर्मी देख लो कि मार्च अप्रैल से प्रारंभ हो जाती है ना, अप्रैल जून, इवन वर्षा ऋतु भी किस में निकलता है? गर्मी में ही निकलता है एक तरीके से देखा जाए तो। इसीलिए हम देखो तो उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है ना। दूसरी बात आप देखोगे हमारे मध्य प्रदेश में, आप देखोगे 85% वर्षा, कितनी परसेंट? 85% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कितनी परसेंट वर्षा? बस। तो हमारी मध्य प्रदेश पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव होता है। देखो एक इधर से आती है अरब सागर की शाखा, इधर से कौन आती है? अरब सागर की शाखा आती है, ये वर्षा कराती है हमारी एमपी में। और इस साइड से आती है बंगाल की खाड़ी, कौन आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा हमारे यहाँ पर आती है, ये वर्षा कराती है हमारे यहाँ पर। तो हमारे, और ये मानसूनी शाखाएं होती है, ये मानसूनी हवाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए हम अपनी जलवायु में मानसूनी हवाओं को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे भाई वर्षा से जलवायु का निर्धारण होता है बड़े स्तर पर, इसीलिए
मध्य प्रदेश की जलवायु को संयुक्त रूप में कह देते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बोलिए क्या बोलते हैं, बोलिए एक बार, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो अगर आपसे कोई मान लीजिए जब इंटरव्यू देने जाए आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि सर ये एक तो उष्ण कटिबंध में आता है और मध्य प्रदेश की जलवायु पर मध्य प्रदेश की वर्षा 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। समझ गए? तो बता पाओगे ना कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है। बाकी हम डिटेल में जब जलवायु पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो केवल इतना जानना है कि भू आवेष्टिक राज्य है, देश के बीचों बीच स्थित है, मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, 112 सेंटीमीटर के आसपास मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। तो इन सब के प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अच्छा, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में हम दुनिया में सबसे सेफ जगह पर रह रहे हैं। मध्य प्रदेश दुनिया की सबसे सेफ जगह है। कैसे? देखो, ना तो यहाँ बाढ़ आती, ना यहाँ भूकंप आता, ना यहाँ पर भूस्खलन होता, ठीक है ना यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधि है, ध्यान रखना, ना यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो पूरे भारत की सबसे सेफेस्ट जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश है ना। मान लो जीवन में ऐसे तो कभी होगा नहीं, खुदा ना खास्ता को उतार चढ़ाव युद्ध हुआ, सबसे बाद में हम मरे नहीं क्योंकि एमपी दुनिया में सबसे सेफ है। और उसमें भी इंदौर तो और ही बिल्कुल बीचों बीच स्थिति है, लगभग एक मोटे स्तर पर देखें तो ये है सबसे सुरक्षित है हम। अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं से बाढ़ थोड़ा बहुत आ जाती है, वरना ऐसा तुमने नहीं सुना होगा जैसे भीषणतम कभी कभी केरल में अभी भूस्खलन हो गया था, देखा होगा आपने, कभी कभी उत्तराखंड हिमाचल में देखो कितनी गतिविधि है। ऐसी कोई भयानक चीज हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। चलो, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का क्या, जलवायु। ठीक है, अब अगली हेडिंग बनाओ सामान्य परिचय में। अब लिखोगे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। ये सामान्य परिचय चल रहा है, आपको नोट्स मिला था यहां से कि अभी नहीं मिला? सामान्य परिचय का दिलवा दूंगा मैं बोल के। मत क्या क्या हेडिंग डाली आप लोगों ने? सीमावर्ती राज्य। एक सेकंड, चलो, तो सीमावर्ती राज्य में डैश करके लिखो मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, देश के बीचों बीच स्थित है, देश के बीचों बीच स्थित है। इसकी सीमा वर्तमान में 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है? 5 स्टेट, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अंडरलाइन कर देना 5 राज्यों को। देखें कैसे, देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, आपको मैप बनाना सिखाया कि नहीं मैंने? अभी एक दिन बता दूंगा मैं कैसे बनाते हैं मैप। मैप बनाना एकदम सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ना। चलो देखो ध्यान से, अब हम बात करें मध्य प्रदेश के क्या सीमावर्ती, क्या बात कर रहे हैं? देखो ये हमारा एमपी है, देश के बीचों बीच, ठीक है। यहां से ये वाला हिस्सा हमारा टच करता है उत्तर प्रदेश है। बताओ किससे करता है? उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां पर योगी आदित्यनाथ कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि यहां ये वाला हिस्सा हमारा करता है छत्तीसगढ़। किससे करता है? छत्तीसगढ़।
जो पहले हमारा ही हिस्सा था, हमने ही उसको अलग किया है, समझ रहे हो ना। छत्तीसगढ़ पहले हमारा हिस्सा था। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनामिक। कहाँ से हो? छतर बुंदेलखंड से हो तुम तो, ठीक है। तो आप देखो छत्तीसगढ़ पहले हमारा हिस्सा था। एमपी बना था 1 नवंबर 1956 को। कब बना था? हाँ, तो 1956 से लेकर और 2000 तक छत्तीसगढ़ हम में ही था। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य क्या कर दिया गया? बना दिया गया। जैसे तुम्हारे बुंदेलखंड की मांग उठ रही है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए। हो सकता है आगे चल के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और झांसी, जालौन वालौन को मिलाकर एक नया राज्य बन जाए। कौन सा? बुंदेलखंड। तो तुम एक अलग राज्य की निवासी बन जाओगी। अभी नहीं हो, अभी एमपी की ही निवासी हो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, ध्यान रखना, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री बने। क्या नाम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का? हाँ, सुदेश साय। हाँ, विष्णुदेव साय ऐसे। तो वहां के वो है, अभी चेंज हो गए ना, ध्यान रखना। नई सरकार आ गई वहां पर, सब लोकल लीडर बनाए। देखो एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नए नए मुख्यमंत्री बने, है ना। इनको बोलते हैं पपेट मुख्यमंत्री। जब चाहो तब उठा दो, जब चाहो तब बैठा दो, ध्यान रखना। तो ये फिर आप देखोगे नीचे, है ना, नीचे आप देखो तो हमारा किससे स्पष्ट करता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शिंदे साहब बने, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सब जगह राजनीति चल रही है, यहाँ पर राजनीति। वहां पर भी पहले कौन था, फिर हटाया, फिर बीजेपी ने घुसपैठ की, फिर अलग जाके पार्टी टूटी करके अब शिंदे। इसको बीजेपी का समर्थन है ना। और आप देखो देवेंद्र फडणवीस बेचारे हटा दिए, उनको बना ही नहीं गया। तो यहाँ पर शिंदे साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से लगे, ठीक। फिर आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा हमारा लगता है किससे? गुजरात से। किससे लगता है? गुजरात से, ठीक है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पता है किसी को? होमवर्क गई ढूंढ के लाना, कौन है। उसके बाद फिर यहां से लेकर और यहां राजस्थान, भजन लाल। यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री? भजन लाल। राजस्थान से स्पर्श करती है, ठीक है। तो बताइए हमारी सीमा कितने राज्यों से स्पर्श कर रही है? 5। उत्तर, उत्तर और पूर्व में किससे करती है? ठीक है, पूर्व में किससे करती है? छत्तीसगढ़। दक्षिण में किससे करती है? महाराष्ट्र। पश्चिम में किससे करती है? उत्तर पश्चिम में किससे करती है? राजस्थान से करती है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो कि उत्तर प्रदेश से हमारे 14 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले? 14 जिले स्पर्श करते हैं एमपी के, ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि यूपी से हमारे कितने जिले स्पर्श करते हैं? कितने करते हैं? 14। आप देखोगे छत्तीसगढ़ से, किससे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हमारे कितने जिले? 7 जिले स्पर्श करते हैं। 7 जिले क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ से। और आप देखोगे राजस्थान से करते हैं 10 जिले। कितने जिले करते हैं? 10 जिले राजस्थान से करते हैं, ध्यान रखना। और गुजरात से करते हैं कितने? 2 जिले करते हैं, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र से करते हैं 10 जिले। 10 जिले अभी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो बताइए पहले उत्तर प्रदेश से कितने कर रहे हैं? 14। छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से 10। तो 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र और राजस्थान। सबसे ज्यादा किससे कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश। सबसे कम किससे कर रहे हैं? गुजरात से। लेकिन अगर हम सीमा की बात करें, ध्यान रखना, तो हमारी सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की, सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? राजस्थान से, ध्यान रखना। फिर दूसरी सर्वाधिक लगती है यूपी से। जिले भले ही यूपी से लग रहे हैं ज्यादा, लेकिन सर्वाधिक सीमा, एरिया सबसे ज्यादा किससे लगता है? राजस्थान से। और सबसे कम लगता है, हाँ, सबसे कम जिले और सबसे कम सीमा किससे लगते हैं बताइए? गुजरात से लगती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये डायग्राम ध्यान रखना है आपको। मैं बताऊं, बना लो इसको ऐसे ही, तो आपको याद हो जाएंगी काफी हद तक चीजें।
बनाओ बनाओ। बना लिया सब लोगों ने? अब पढ़ेंगे जिले कि भाई कौन कौन से जिले, अभी तो हमने केवल याद किए, तो एक बार मुझे बोल के बताओ यूपी से कितने हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से 10, गुजरात से 2, राजस्थान से 10। सबसे पहले हेडिंग डालो यूपी से लगने वाले जिले। पहली हेडिंग यूपी से लगने वाले जिले। यूपी से लगने वाले जिले, देखो ध्यान से। अब हम उतना ही बना ले जितनी जरूरत है मैप की, सारे मैप बनाने की जरूरत नहीं, उतना यूपी वाले हिस्से के लिए बना लेते हैं। देखो आप देखो, अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किससे लगने वाले? यूपी से लगने वाले। तो ये वाली बाउंड्री आपको मालूम हमारी किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। और मैंने याद कराया था कितने जिले बताइए? 14 जिले, 14 जिले। ठीक है, अब देखो जैसे मैं अब याद कर रहा हूं, करते चलना। पहला लगेगा मुरैना। पहला कौन लगेगा? हाँ देखो, तो यहां पर है मुरैना। फिर लगता है भिंड। कौन सा लगता है? भिंड लगता है। अब हम मैप में भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, है ना? या आपको एक मैप मिला है कि किसी को? इसमें भरते जाओ, उसमें भी करते जाओ तो और अच्छा है। लेकिन आप भूल मत जाना, ये गलत डिस्ट्रिक्ट मत भर लेना। पहले बना लो आप, फिर भरवाऊंगा मैं। पहले यहाँ बनाओ फिर भरवाऊंगा, ठीक है? नहीं तुम गलत भर लोगे अभी इसमें। तो भिंड, मुरैना, और यहाँ पर है दतिया। कौन है? दतिया। ठीक है, फिर लगता है यहाँ पर शिवपुरी। कौन सा लगता है? शिवपुरी। शिवपुरी के नीचे लगता है अशोकनगर। एन शॉर्ट में लिख दिया है, एन का मतलब अशोकनगर। फिर लगता है सागर। कौन सा लगता है? सागर। देखो ये लग रहा है ना? यहाँ पर ये लग रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। फिर लगता है यहाँ नेवाड़ी। कौन सा लगता है? नेवाड़ी लगता है। नेवाड़ी के बाद टीकमगढ़। कौन सा लगता है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद लगता है छतरपुर। छतरपुर के बाद लगता है पन्ना। कौन सा लगता है? पन्ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, सॉरी। ठीक है, पन्ना। फिर लगेगा सतना। कौन सा लगता है? फिर रीवा, फिर मऊगंज, फिर सिंगरौली। सिंगरौली गिन के बताएगा कोई कितने हो गए?
14 जिले हो गए, 14 जिले। देखो दोबारा से बोल दे रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुन लो। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, चौथा सिंगरौली। ये सारे जिले किससे लगते हैं, यूपी से लगने वाले हैं। एक बार उल्टा बोल लेते हैं, सब लोग साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पहला कौन सा है, फिर 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 ये किससे लगने वाले हो गए, यूपी से लगने वाले क्या हो गए, जिले हो जाएंगे याद। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ से लगने वाले, अगली आईडी छत्तीसगढ़ से लगने वाले, लिख लो इनको, लिखे होने चाहिए तुम्हारे पास एक साइड में, साथ साथ लिखते जाया करो ना। चलो दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, यहां से कल देखेंगे, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अब यहां से कल का काम रहेगा, सारे जिलों की मैपिंग हो जाएगी होगी, मतलब कल हम सामान्य खर्चा खत्म कर चुके हैं। संभाग अभी इसको संभाल के रखना, इस संभाग के काम में आएगा। पूरे आपको 55 जिले भरवाऊंगा, इसमें 55 जिले याद करवाऊंगा और पूरे 10 के 10 संभाग, इसका काम अभी आएगा। तुम लोगों के पास है कि नहीं, सबके पास है नहीं, आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। कल देखेंगे आगे अपन अच्छे से यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक याद करके आना जो मैंने करा दिया है। तो यूपी से लगने वाले जिले एक बार बोलते जाओ, पहला कौन सा था, मुरैना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां,